हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर टू सेलेक्ट चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे DSSB TGT कंप्यूटर साइंस 41/26 पोस्ट कोड के लिए PYQs एंड द टॉपिक इज CSS। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया थे HTML पर बेस्ड PYQs। आज हम डिस्कस करेंगे CSS पर बेस्ड PYQs। इसके अंदर DSSB इसके अलावा अदर एग्ज़ाम्स के भी PYQs को इंक्लूड करा गया है। जहाँ जहाँ भी ये टॉपिक पूछा गया है उन सब जगह से मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे लाने का ट्राई किया गया है। तो अगर आपको लास्ट क्लास समझ में आई है तो ये वाली क्लास में डेफिनेटली अच्छी लगेगी, समझ में भी आएगी। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट CSS सिंटेक्स। तो देखो CSS जो होता है ना वो होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, ये आप सब जानते हो। जस्ट अ मिनट, यहीं पे बताती हूँ थोड़ा सा मैं CSS के बारे में। CSS स्टैंड्स फॉर, एक सेकेंड रुकिएगा, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। थोड़ा सा इंट्रो दे रही हूँ मैं इस टॉपिक का आपको। होता क्या है, ये जो कास्केडिंग स्टाइल शीट्स है इसको बनाया क्यों गया है? हमारे HTML पेज पे स्टाइलिंग को इन्हांस करने के लिए और ज़्यादा इफ़ेक्ट्स डालने के लिए, जिससे हमारा वेब पेज और बेटर दिखाई दे, उसका लुक और इम्प्रूव हो जाए, इसीलिए हमें CSS का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, CSS का जो करंट वर्जन चल रहा है अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ वर्जन 3। इसके अलावा मैंने पूरा टॉपिक डिस्कस करा हुआ है CSS का, उसे भी आप चाहो तो देख सकते हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है ना CSS का वो आता कहाँ से है? वो आता है सिंटेक्स से या प्रॉपर्टी से, कि कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कैसे लगानी है, उसका क्या सिंटेक्स है, यहीं से क्वेश्चन मैक्सिमम बनता है CSS में। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है DSSB TGT कंप्यूटर साइंस 2021 वाले एग्ज़ाम में आया था। ये क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट सिंटेक्स है। तो अगर मुझे कलर लगाना है बॉडी HTML एलिमेंट पे तो कैसे लगाएंगे? तो देखो, अगर हमें कभी भी CSS लगाना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले हम लिखते हैं उस एलिमेंट का नाम जिस पे आपको लगाना है, जिसे हम बोलते हैं सिलेक्टर। तो यहाँ पे सिलेक्टर कौन बनेगा? यहाँ पे जो बॉडी आपकी सिलेक्टर बनेगी। ठीक है, हालांकि सिंटेक्स की अगर बात करूँ तो कैसा होता है, पहले आता है HTML एलिमेंट, फिर यहाँ पे हम बनाते हैं इसका डिक्लेरेशन ब्लॉक जिसमें हम करली ब्रेसेस लगाते हैं, और जो भी हमारी प्रॉपर्टी होती है, जो प्रॉपर्टी होती है वो लिखते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो प्रॉपर्टी जो भी होगी वो लिखेंगे, मान लो प्रॉपर्टी नंबर 1 है। ठीक है, उसके बाद लगाएंगे कॉलन और फिर उसकी वैल्यू, जो उसकी वैल्यू है। फिर अगर एक और प्रॉपर्टी है तो लगाएंगे सेमी कॉलन, और इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी लिखते हैं। अगर एक ही प्रॉपर्टी है तो आपको यहीं पर बंद करना है अपना करली ब्रेसेस। ठीक है, सेमी कॉलन और इसके बाद अपना करली ब्रेसेस ऐसे बंद करना होता है। ये तरीका होता है CSS के अंदर कुछ भी, मतलब अगर आपको लिखना है तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी मिली हुई है कलर प्रॉपर्टी। तो कलर प्रॉपर्टी लगानी है तो आपको दिख रहा है इक्वल टू, तो कहीं पे भी आता ही नहीं है, ये तो आपका वैसे ही गलत हो गया। इक्वल टू कहीं नहीं आता, यहाँ भी आपका इक्वल टू है, इसको भी आप हटाओ, ये भी गलत है। अब ऑप्शन नंबर B और C में से आपको लगाना है। ठीक है, अब B में क्या है, यहाँ देखो, यहाँ पे सिंटेक्स की मिस्टेक है। यहाँ पे HTML एलिमेंट के पहले ही करली ब्रेसेस स्टार्ट हो गया, विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग। तो C ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या है, जो आपकी HTML एलिमेंट है जिस पे हम लगा रहे हैं आपका सिंटेक्स CSS का, वो तो आपका है क्या, बॉडी। तो यहाँ पे बॉडी बनेगी आपके HTML की एलिमेंट, इस पर हम लगा रहे हैं कलर, फिर आएगा करली ब्रेसेस। अब यहाँ पे एक ही प्रॉपर्टी है विच इज़ कलर प्रॉपर्टी। C छोटा है इसका, ठीक है, प्रॉपर्टी का जो ये कलर का C है ना, ये छोटा आएगा। यहाँ पे लिखा हमने कलर कॉलन और जो इसकी वैल्यू है तो हमने यहाँ पे कर रखा है ब्लैक, और यहीं पे आपको लगाना है सेमी कॉलन एंड देन करली ब्रेसेस बंद करना है। ये तरीका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी भी है तब भी आपको एंड में सेमी कॉलन लगाना है ज़रूर से। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं आगे।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू यू इंसर्ट अ कमेंट इन अ CSS फाइल। कमेंट आप कैसे डालोगे CSS फाइल में। ये क्वेश्चन आया हुआ है NVS PGT कंप्यूटर साइंस 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कमेंट्स आप जानते हो, जैसे हर एक लैंग्वेज में कमेंट होता है ना, ऐसे CSS के अंदर भी आप कमेंट्स डाल सकते हो। कमेंट होता क्या है? कमेंट आपकी वो स्टेटमेंट है जो हम किसी यूज़र की अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए डालते हैं, जिससे उसे कोड समझने में आसानी हो, लेकिन कमेंट कभी भी रीड नहीं होते हैं। ठीक है, ब्राउज़र भी कमेंट को क्या करता है? इग्नोर करता है। तो कमेंट अगर आपको डालना है CSS में तो उसका अलग तरीका होता है, और HTML में अलग तरीका होता है। तो CSS में अगर कमेंट डालना है तो इसके लिए आपको यूज़ करना है तरीका नंबर कौन सा? यहाँ देखो, फर्स्ट इज़ इनकरेक्ट, सेकंड आपका बिल्कुल ठीक तरीका है, सेकंड बिल्कुल ठीक है, और बाकी दोनों भी क्या है? गलत है। ये दोनों तरीके आपके गलत है। सिर्फ आपको ये करना है, /* लिखा, कमेंट लिखा आपने, चाहे सिंगल लाइन कमेंट हो या मल्टी लाइन कमेंट हो, दोनों के लिए यही सिंटेक्स यूज़ आएगा। यूज्ड फॉर बोथ सिंगल एंड मल्टी, एक सेकेंड, मल्टी लाइन कमेंट कर लो, मल्टी लाइन कमेंट्स, दोनों के लिए आपको यही कमेंट यूज़ करना है। और अगर हम बात करें HTML की, तो वहाँ पे क्या होता है? इस तरीके से आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क, हाइफन हाइफन, फिर आप यहाँ पे कमेंट लिखते हो जो कमेंट देना है आपको HTML में, और फिर हाइफन हाइफन, इस तरीके से। ये तरीका होता है किसका? HTML में कमेंट को देने का। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच प्रॉपर्टी इज़ यूज टू चेंज द लेफ्ट मार्जिन ऑफ एन एलिमेंट इन CSS। अगर मुझे किसी भी एलिमेंट की लेफ्ट मार्जिन चेंज करनी है तो कौन सी CSS प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे? ये क्वेश्चन आया हुआ है UPLT ग्रेड कंप्यूटर टीचर 2018 वाले एग्जाम में। तो ऑप्शन देख लो, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन हाइफन लेफ्ट है, ठीक है, इंडेंट, पैडिंग हाइफन लेफ्ट, लेफ्ट हाइफन मार्जिन। तो यहाँ पे देखो, दो टाइप की प्रॉपर्टीज़ तो हमने डिस्कस करी अपने कोर्स में, विच इज़ मार्जिन एंड पैडिंग प्रॉपर्टी। इंडेंट प्रॉपर्टी तो हम डिस्कस भी नहीं करते, ये होती भी नहीं है CSS के अंदर। तो मार्जिन इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड पैडिंग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, लेकिन दोनों में कन्फ्यूजन होती है अक्सर। अब आपको मैंने बताया था कि पैडिंग प्रॉपर्टी और मार्जिन प्रॉपर्टी बहुत बार पूछी जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ, हालांकि मैंने अपने कोर्स में पूरा डिस्कस किया है इसके बारे में। देखो, जैसे मान लो ये आपका जो कंटेंट है, जो आपने कोई भी कंटेंट आपने लिखा हुआ है, उस कंटेंट का मान लो ये इधर इधर से ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करें उस कंटेंट के, उसके बॉर्डर के डिस्टेंस से, उसे बोलते हैं हम पैडिंग। ठीक है, कंटेंट का जो डिस्टेंस है उसके बॉर्डर से, वो होता है क्या? आपकी पैडिंग होती है। तो ये जो है, ये जो कंटेंट लिखा हुआ है आपका इस तरीके से, ये जो है ना आपका, ये चीज़, ये बनेगी आपकी पैडिंग टॉप की, ये बनेगी आपकी पैडिंग राइट की, ये बनेगी आपकी पैडिंग बॉटम की, और ये बनेगी पैडिंग लेफ़्ट की। इस तरीके से काम करता है। सिमिलरली उस बॉर्डर से जो बाहर की आपकी मार्जिन है वेब पेज की, वहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये चीज़, ये बनेगी आपकी मार्जिन। ऐसे, ये है मार्जिन। ऐसे, तो ये आपकी सिर्फ याद रखना कि कंटेंट और उसके जो बॉर्डर है उसके बीच का डिस्टेंस होता है पैडिंग, और मार्जिन क्या होता है? उस कंटेंट से
जो आपका मार्जिन है, आपके वेब पेज का जो डिस्टेंस है, उसको हम बोलते हैं क्या, आपकी मार्जिन। ठीक है, वेब पेज का जो टॉप से आपका डिस्टेंस है कंटेंट के बीच में, उसे बोलते हैं मार्जिन। तो अब यहाँ बोल रहा है कि अगर मुझे लेफ़्ट मार्जिन सेट करनी है आपके किसी भी एलिमेंट की, तो लेफ़्ट मार्जिन कहाँ होगी, ये होगी लेफ़्ट मार्जिन, ये वाली। तो इसको हम जो यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी, वो होगी मार्जिन हाइफन लेफ़्ट। नीचे वाली करनी होगी तो क्या होगी, मार्जिन हाइफन बॉटम। यहाँ वाली करनी होगी तो इसे क्या बोलेंगे, मार्जिन राइट। ये प्रॉपर्टी का नाम है। और अगर ऊपर वाली करनी होगी तो ऐसे बोलेंगे मार्जिन टॉप। सिमिलरली कंटेंट से उसके बॉर्डर का डिस्टेंस की अगर आपको मार्जिन ऊपर वाली सेट करनी है तो उसको हम बोलेंगे पैडिंग टॉप। इसे बोलेंगे पैडिंग राइट। इसे बोलेंगे हम पैडिंग बॉटम। और इसे बोलेंगे हम पैडिंग लेफ़्ट। ठीक है, लिखने का तरीका आप देख लो कि पहले मार्जिन आएगा और फिर क्या आएगा, आपका डायरेक्शन आएगी। ऐसे काम करता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, अब इंडेंट तो गलत हो गया और पैडिंग तो इसका आंसर है ही नहीं, जो कि मार्जिन की बात हो रही है। अब मार्जिन लेफ्ट है या तो इसका आंसर, या फिर लेफ्ट मार्जिन हो सकता है। तो आपको याद रखना है कि पहले मार्जिन आएगा फिर उसकी डायरेक्शन आती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मार्जिन लेफ्ट, ये तरीका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच सी एस एस प्रॉपर्टी इज़ यूज टू चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ एन एलिमेंट। किस सी एस एस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम किसी एलिमेंट का टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है DSSB TGT कंप्यूटर साइंस 2017 वाले एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपको किसी भी एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट हो, चाहे पैराग्राफ एलिमेंट हो, आपका H1 हो, स्पैन हो, डिव हो, किसी पे भी करना है आपको कलर चेंज, तो आप क्या करोगे, टेक्स्ट कलर नहीं होता, FG कलर होता ही नहीं है, फॉन्ट हाइफन कलर भी नहीं होता, आंसर इज़ कलर। कलर का इस्तेमाल करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो मुझे किसी पैराग्राफ का कलर चेंज करना है, तो मैंने P लिखा, फिर अपना ब्लॉक खोला और यहाँ पे लिखा कलर, इस तरीके से। और जैसे मान लो मुझे रेड कलर देना है तो रेड कर दिया, या फिर आप चाहो तो इस तरीके से भी दे सकते हो, कलर, और यहाँ पे हेक्साडेसिमल कोड उस कलर का दे सकते हो। ठीक है, जो भी आपको मतलब कलर देना है उसका हेक्साडेसिमल कोड अगर आप दोगे तो आपका वो कलर अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि 0 0 0, सॉरी एक सेकेंड रुकिएगा, 0 0 0 0 0। ठीक है, सेमी कॉलन, ये आपका कोड है हेक्साडेसिमल, किसके लिए, ब्लैक कलर के लिए। मैंने बताया हुआ है ये, इसमें ये जो है आपकी, ये वाली जो बिट्स है, ये रेड के लिए होती है, ये ग्रीन के लिए होती है और ये ब्लू के लिए होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आप अगर चाहो तो कलर को अप्लाई करने के लिए ऐसे भी यूज़ कर सकते हो कि आपने एलिमेंट लिखा, कलर लिखा, और आपने यहाँ पे यूज़ करा RGB फंक्शन को, और यहाँ पे आपने उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर दी। जैसे मान लो 0 0 255, इस तरीके से। या फिर एक तरीका होता है, एक और तरीका, जिसमें आप RGBA का यूज़ करते हो। RGBA क्या होता है, A का मतलब होता है अल्फ़ा, आपका अल्फ़ा पैरामीटर होता है जिसके अंदर आप ओपेसिटी के बारे में बताते हो। तो आपने लिखा RGBA और यहाँ आपने मान लिख दिया 255, 0 0 0.5, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपकी दिखाती है ओपेसिटी फैक्टर को 0.5। इसका मतलब क्या होगा कि
वैसे ये कलर बना है रेड, ये रेड कलर है। अब रेड कलर की जो ओपेसिटी है वो मुझे 0.5 रखनी है, तो उसके लिए मैंने RGB का इस्तेमाल किया है। तो ये तरीके होते हैं कलर प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए। डायरेक्टली आप या तो कलर का नाम लिख दो, या उसका हेक्स कोड लिख दो, या RGB फंक्शन का इस्तेमाल कर लो, या फिर RGBA का इस्तेमाल कर लो, जिसमें A मतलब होता है किसी कलर की ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे मैंने 0.5 रखा है। तो ये तो हम सब पढ़ चुके हैं पहले ही, इसलिए क्वेश्चन करने में और भी आसानी आएगी। 0.5। नेक्स्ट देखो, ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको भी कोर्स ज्वाइन करना है, सिलेक्शन बैच ज्वाइन करना है फॉर DSSB टीचर कंप्यूटर साइंस 2026, तो उसके लिए आप प्लस माइनस एग्ज़ाम प्रेप ऐप पे जा सकते हो और वहाँ पे कोर्स अवेलेबल है, आप वो कोर्स ले सकते हो। सारी जानकारी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, वेबसाइट को विज़िट करो, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और इसमें आपको मिलेगी रिकॉर्डेड क्लासेस, सिलेबस पूरा कवर होगा, टेस्ट भी होते हैं इसके अंदर, और जो भी आपके डाउट है उसे भी हम क्लियर करते हैं। अभी तक फ़िलहाल HTML कंप्लीट हो गया है, CSS कंप्लीट हो गया है, और जावास्क्रिप्ट अभी चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, अभी आप लेट नहीं हुए हो, ठीक है। एक अगर आपको बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करनी है तो इस कोर्स को आप ले सकते हो। लेकिन देखो, मैं सिर्फ पढ़ा सकती हूँ, अल्टीमेटली मेहनत आपको ही करनी है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे, रिवीजन नहीं करोगे, तो कोई भी सिलेक्शन लेना बड़ा मुश्किल है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज़ हाउ डू यू मेक द टेक्स्ट बोल्ड यूजिंग CSS। अगर किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप टेक्स्ट को बोल्ड करोगे। ऑप्शन देखो यहाँ पे, फॉन्ट बोल्ड, स्टाइल बोल्ड, फॉन्ट वेट बोल्ड, या फॉन्ट स्टाइल बोल्ड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का बहुत ध्यान रखना है इस चैप्टर के अंदर, तभी आप क्वेश्चन ढंग से करके आओगे। तो फॉन्ट वेट का हम यूज़ करते हैं किसी भी एलिमेंट के टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, ठीक है। फॉन्ट वेट लिखते हैं, उसके बाद कॉलन और फिर बोल्ड, क्लियर है। फॉन्ट बोल्ड ऐसे करना आपका गलत है, ये स्टाइल बोल्ड ये तो बिल्कुल गलत हो गया। और फॉन्ट स्टाइल के अंदर बोल्ड वैल्यू होती ही नहीं है, फॉन्ट स्टाइल में ये वैल्यू नहीं होती है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ डू यू डिस्प्ले हाइपरलिंक्स विदाउट एन अंडरलाइन इन CSS। अंडरलाइन के बिना अगर मुझे CSS में CSS का यूज़ करके हाइपरलिंक डिस्प्ले करना हो तो कैसे करेंगे। आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट हाइपरलिंक अगर हम लगाते हैं तो उसमें अंडरलाइन आती ही आती है, लेकिन अगर आपको बिना अंडरलाइन के हाइपरलिंक चाहिए तो कैसे हम उसे कर सकते हैं यूजिंग CSS। तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा कौन सी प्रॉपर्टी। देखो, एंकर टैग तो यूज़ होता है किसके लिए, हाइपरलिंक के लिए, तो ये तो आएगा ही आएगा, एंकर टैग सब में आएगा। अब आपको ऑप्शन चूज़ करना है, तो एंकर टैग के लिए आप जो प्रॉपर्टी यूज़ करोगे अंडरलाइन को हटाने के लिए, वो आप करोगे क्या, टेक्स्ट अंडरलाइन नन। नहीं, ये तो कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, टेक्स्ट अंडरलाइन तो कुछ होता ही नहीं है। कॉलन के लेफ्ट साइड में जो होता है वो प्रॉपर्टी होती है ना, तो टेक्स्ट अंडरलाइन कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, अंडरलाइन खुद भी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये भी गलत है। तो प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट डेकोरेशन, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक है। अब अगर आपको टेक्स्ट डेकोरेशन में जाकर किसी की अंडरलाइन हटानी है किसी भी एलिमेंट की, तो आप नो अंडरलाइन, यहाँ पे कुछ नहीं होता, ये नहीं आएगा। सिंपली यू हैव टू राइट टेक्स्ट डेकोरेशन नन, इतना लिखने से अंडरलाइन नहीं आएगी। तो टेक्स्ट डेकोरेशन की और कौन कौन सी वैल्यू होती है आपको पता होना चाहिए। टेक्स्ट डेकोरेशन की वैल्यू एक तो होती है नन। नन का मतलब क्या हो गया कि भाई कोई डेकोरेशन अप्लाई नहीं होगी, पहली वैल्यू तो ये होती है। दूसरी वैल्यू कौन सी होती है, दूसरी वैल्यू होती है अंडरलाइन, कि अगर आपको अंडरलाइन लगानी है किसी एलिमेंट में। थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी होती है, अब एंकर टैग में तो ऑलरेडी हाइपरलिंक के साथ अंडरलाइन आती है, तो उसको हटाने के लिए नन लगाया हमने। एक होती है ओवरलाइन, इसकी वैल्यू होती है ओवरलाइन, और लास्ट वैल्यू इसकी क्या होती है, लाइन थ्रू। नन में तो आपकी डेकोरेशन अप्लाई नहीं होगी। अंडरलाइन में क्या होगी, जैसे मान लो कोई भी टेक्स्ट है तो उसके नीचे लाइन आ जाएगी इस तरीके से। ओवरलाइन में क्या होगा, जो टेक्स्ट है उसके ऊपर लाइन आ जाएगी इस तरीके से। और लाइन थ्रू में क्या हो जाएगा, जो आपका टेक्स्ट है उसको बीच से क्रॉस करते हुए लाइन जाएगी इस तरीके से, ठीक है। और नन में तो क्या होगा, डेकोरेशन अप्लाई ही नहीं है कोई,
तो डेकोरेशन नॉट अप्लाइड। ये यूपीएलटी ग्रेड कंप्यूटर टीचर 2018 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज विच सीएसएस सेलेक्टर इज़ यूज टू सेलेक्ट एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक क्लास। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर सेलेक्टर को चूज़ करना है जिसकी कोई क्लास स्पेसिफिकली हमने बना रखी है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक अलग सेलेक्टर होता है जिसका नाम होता है क्लास सेलेक्टर। क्या नाम होता है? क्लास सेलेक्टर। तो क्लास सेलेक्टर करता क्या है? ये उस स्पेसिफिक एलिमेंट को सेलेक्ट करता है जिसकी क्लास आपने मेंशन करी होती है। और जब भी मुझे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को चूज़ करना है स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट के साथ, तो क्या करना होता है? आपको सिंपल डॉट लगाना होता है। डॉट लगाने के बाद उसकी जो क्लास है उसका हम नाम लिखते हैं और फिर उसके ऊपर हम सीएसएस अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास कोई पैराग्राफ है, ठीक है, या कोई डिव ले लेते हैं। कोई डिव ले लेते हैं, एक सेकेंड। उसकी अगर क्लास, जस्ट अ मिनट, दोबारा से लिखती हूँ। वी आर डूइंग क्लास सेलेक्टर। जैसे मान लो कोई डिव है, उसकी क्लास है सेंटर, ठीक है, और यहाँ पे उसका कंटेंट है और फिर डिव को बंद करा हुआ है इस तरीके से। तो अगर आपको क्या करना है, इस वाली डिव पे जिसकी क्लास सेंटर है उस पर कोई सीएसएस अप्लाई करनी है, तो कैसे करोगे? तो आपने सिर्फ डॉट लगाना है। डॉट लगाने के बाद क्लास का नाम लिखना है। क्लास का नाम है सेंटर। उसके बाद आपको ब्लॉक ऑन स्टार्ट करना है और यहाँ पे प्रॉपर्टी देनी है। जैसे मान लो मैंने दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर और मैंने कलर कर दिया इसका रेड और यहाँ मैंने इसको बंद कर दिया। तो इस तरीके से हम देते हैं क्या, अपना CSS यूजिंग अ स्पेसिफिक क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। तो ये क्लास सेलेक्टर है आपका, इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हो। ऐसे अगर आईडी होती किसी की तो उसके आगे आप क्या लगाते हो? हैश लगाते हो, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेलेक्टर में डिस्कस करें हैं। एलिमेंट सेलेक्टर होता है, आईडी सेलेक्टर होता है, क्लास सेलेक्टर होता है, ग्रुपिंग सेलेक्टर होता है और यूनिवर्सल सेलेक्टर भी होता है। तो अगर हम बात करें पहले वाले ऑप्शन की, तो ये तो आपका कौन सा हो गया? ये हो गया आपका आईडी सेलेक्टर। डॉट हो गया क्लास सेलेक्टर। स्टार क्या होगा? स्टार आपका हो जाएगा यूनिवर्सल सेलेक्टर। और लास्ट वाला आपका कोई होता ही नहीं है, ये गलत है, ये कोई सिलेक्टर नहीं है। नेक्स्ट देखो, विच एट्रीब्यूट इज़ यूज्ड इन HTML टू लिंक एन एक्सटर्नल CSS फाइल। अगर मुझे एक्सटर्नल CSS फाइल यूज़ करनी है अपने HTML कोड में, तो किस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का हम इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, यहाँ पर है SRC, लिंक, href और rel। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर एट्रीब्यूट की बात पूछी है, एट्रीब्यूट, ठीक है, एट्रीब्यूट पूछा है। कौन सा एट्रीब्यूट हम यूज़ करेंगे HTML में जिससे हम लिंक कर पाए एक्सटर्नल CSS फाइल को? तो SRC तो हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। लिंक आपका एक टैग होता है, एट्रीब्यूट तो ये भी नहीं होता। href एट्रीब्यूट है और हमारे पास rel भी एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा href, ठीक है। क्योंकि तरीका लिखने का क्या होता है, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं लिंक, लिंक टैग यूज़ करते हैं बेसिकली एक्सटर्नल
एक्सटर्नल सीएसएस को अप्लाई करने के लिए, और यहाँ लगाते हैं हम रिलेशन, जिसके अंदर आपकी वैल्यू आती है स्टाइल शीट, ठीक है। और फिर हम यहाँ लिखते हैं आगे टाइप, टेक्स्ट स्लैश CSS, और फिर हम यहाँ पे लगाते हैं href, और इसके अंदर हम देते हैं उस पर्टिकुलर फाइल का नाम जो हमें एक्सटर्नली इंक्लूड करनी है अपने HTML डॉक्यूमेंट में, जो .css से सेव हो रखी होगी वो वाली फाइल, इस तरीके से ऐसे, ठीक है। ये तरीका, अरे एक सेकेंड, इसमें इसको अच्छे से बंद नहीं किया, ये ऐसे बंद होगा, ऐसे। तो लिंक टैग का ही यूज़ यहाँ पे होता है। लिंक टैग की मदद से हम एक्सटर्नल फाइल को लिंक करते हैं, लेकिन यहाँ पे टैग नहीं पूछा, यहाँ पे एट्रीब्यूट पूछा हुआ है। तो लिंक तो टैग होता है, तो एट्रीब्यूट कौन सा होगा, href एट्रीब्यूट होगा, जो कि REL जो एट्रीब्यूट है वो सिर्फ आपके जो आपका रिलेशन है वो बताता है, लेकिन जो एट्रीब्यूट रिस्पॉन्सिबल है किसी फाइल को इंक्लूड करवाने के लिए वो href ही है। वो बताता है हमने इस फाइल का रेफरेंस लेना है अपने HTML डॉक्यूमेंट में, ठीक है जी। नेक्स्ट, विच, अच्छा ये क्वेश्चन आया कहाँ से था, ये आया था NVS PGT कंप्यूटर साइंस 2016 से, ठीक है। विच CSS प्रॉपर्टी सेट्स द शेप ऑफ द बॉर्डर कॉर्नर्स। तो बॉर्डर के लिए अलग से हम प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी। उसके अंदर मुझे बॉर्डर का अगर जो कॉर्नर है उसकी शेप बतानी है। जैसे मान लो ये आपका एक इस तरीके से क्या है, एक बॉर्डर है, ठीक है, कोई कंटेंट है उसका, ये बॉर्डर है। अब अगर आपको जो इसका कॉर्नर है, ये चीज़, ये इसकी शेप बतानी है। जैसे मान लो अगर आपको इसको राउंड करना है ऐसे, तो ये राउंड हो गया है ना, चारों पोजीशन से राउंड हो गया है। तो इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ता है बॉर्डर की रेडियस प्रॉपर्टी को, ठीक है, बॉर्डर की रेडियस प्रॉपर्टी, ये वाली, इसका इस्तेमाल आप करोगे, और इससे क्या हो जाएगा, आपके जो कॉर्नर्स हैं वो उतने पिक्सल्स जो वैल्यू आप दोगे उससे वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे बॉर्डर कॉर्नर की प्रॉपर्टी होती ही नहीं है, बॉर्डर शेप ये भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और कॉर्नर रेडियस ये भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बॉर्डर के अंदर होती है, बॉर्डर का स्टाइल होता है, बॉर्डर की विड्थ होती है, बॉर्डर कलर होता है, और बॉर्डर रेडियस तो है ही, बॉर्डर की स्पेसिंग होती है, बॉर्डर कोलैप्स होता है। और अगर सब कुछ एक साथ लगाना है तो सिंपल बॉर्डर की शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी यूज़ कर लो, ठीक है, सबसे बेस्ट है, बॉर्डर की शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी भी आप यूज़ कर सकते हो, सिंपल है। तो यहाँ पे तो बॉर्डर रेडियस ही आपका आंसर बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही ठीक है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन DSSB TGT कंप्यूटर साइंस 2021 वाले एग्ज़ाम में, क्लियर है। नेक्स्ट इज, जस्ट अ मिनट, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, इन द CSS बॉक्स मॉडल which layer lies between the padding and the margin, ठीक है, पैडिंग और मार्जिन के बीच में कौन सी लेयर होती है ये पूछ रहे हो। कंटेंट होता है, बॉर्डर होता है, आउटलाइन होती है, या फिर विथ होती है। तो आ जाओ इस डायग्राम पे, अरे गिरा ना, आपको दिख रहा होगा कि मार्जिन और पैडिंग के बीच में क्या होता है, ये आपका मार्जिन है, बॉर्डर से लेके आउटसाइड जो आपका मतलब वेब पेज का जो वो है लाइन है, वहाँ तक तो आपका मार्जिन हो गया, ठीक है, और अंदर की साइड क्या हो गया, आपकी पैडिंग। तो इन दोनों के बीच में क्या लाई कर रहा है, ऑब्वियसली बॉर्डर लाई कर रहा है ना, बॉर्डर लाई कर रहा है, आपको दिख भी रहा होगा, मार्जिन और पैडिंग के बीच में क्या आ रहा है, आपका बॉर्डर आ रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर बी। तो CSS बॉक्स मॉडल में विच लेयर लाइज बिटवीन द पैडिंग एंड मार्जिन, तो बॉर्डर वो लेयर है जो कि मार्जिन और पैडिंग के बीच में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका आया हुआ है राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 2022 वाले एग्ज़ाम में।
नेक्स्ट इज विच CSS प्रॉपर्टी इज़ यूज टू चेंज द फॉन्ट ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का फॉन्ट चेंज करना है, जैसे मान लो कोई एरियल से कैलिबरी करना है या कोई और कोई और आपको डालना है, टाइम्स न्यू रोमन करना है, सेंस सेरिफ करना है, तो कैसे करोगे? तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन देखो, फॉन्ट स्टाइल दिया हुआ है, फॉन्ट फैमिली दिया हुआ है, फॉन्ट वेट दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है टेक्स्ट फॉन्ट। तो इसके लिए फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं हम, ऑब्वियस सी बात है कि CSS की फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी का यूज़ आप करोगे। और सिंपल सा आंसर है, देखो आपको ना अगर प्रॉपर्टी का आइडिया है ना तब तो आपके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, लेकिन अगर प्रॉपर्टी का आइडिया नहीं है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर आपका बी, फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली आपकी प्रॉपर्टी होती है, इसका हम यूज़ करते हैं। जैसे मान लो अगर मुझे H1 है, H1 एक क्या है, टैग है, इसके ऊपर मुझे फॉन्ट फैमिली अप्लाई करनी है, तो मैं लिखूँगी फॉन्ट हाइफन फैमिली और यहाँ मैंने लिख दिया सेंस सेरिफ। ये एक आपका फॉन्ट टाइप है, सेंस सेरिफ। इसको हम लिख के यहाँ लगाएंगे सेमी कॉलन और इसको ऐसे बंद कर देंगे। ये हो गया। एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा सा मेरा ये यहाँ लग गया, इसको ठीक कर लेते हैं। ये तरीका होता है इस पर्टिकुलर इसको यूज़ करने का, ठीक है। फॉन्ट फैमिली का यूज़ आप करोगे, इसमें आप कोई भी आप जो आपका फॉन्ट है उसको आप स्पेसिफाई कर सकते हो। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट इज ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था, पिछले वाला क्वेश्चन, TGT कंप्यूटर साइंस 2021। नेक्स्ट इज हाउ डू यू सेलेक्ट ऑल द एलिमेंट इनसाइड एलिमेंट यूजिंग CSS। अच्छा, एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सबको सिलेक्ट करना है, तो क्या यूज़ करोगे इसके लिए? तो इसके लिए हमने डिस्कस किया था CSS कॉम्बिनेटर्स, ठीक है। कॉम्बिनेटर्स का इस्तेमाल हम करते हैं। अब ये बोल रहे हैं सबको सिलेक्ट करना है, तो सबको सिलेक्ट करने के लिए अब हमारे पास बहुत टाइप के होते हैं सिलेक्टर्स, सॉरी कॉम्बिनेटर्स। जैसे कि हमारे पास होता है, पहला हो गया जर्नल सिबलिंग सिलेक्टर, फिर आपका हो जाता है डिसेंडेंट सिलेक्टर, फिर चाइल्ड सिलेक्टर, फिर एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर, है ना, बहुत सारे होते हैं। तो अब यहाँ पे हम कौन सा लगाएंगे वो हमें देखना है। हाउ डू यू सेलेक्ट ऑल एलिमेंट इनसाइड अ एलिमेंट यूजिंग CSS। उस एलिमेंट के अंदर जितने भी हैं उन सबको सिलेक्ट करना है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर मुझे उस एलिमेंट के अंदर सारे एलिमेंट चाहिए तो मैं बोल सकती हूँ कि वो वाला एलिमेंट पेरेंट है और मुझे उसके सारे चाइल्ड चाहिए, है ना, सारे चाइल्ड चाहिए। तो उस केस में मुझे चाइल्ड वाला चाइल्ड सिलेक्टर चाहिए होगा, जो आपका एक टाइप ऑफ कॉम्बिनेटर है। तो चाइल्ड सिलेक्टर इसका यूज़ करेंगे और इसका सिंबल क्या होता है आपका, ये वाला सिंबल होता है, ये वाला, ठीक है। इसका एक और नाम होता है, इसे हम डायरेक्ट डिसेंडेंट भी कहते हैं, डायरेक्ट डिसेंडेंट। एक सेकेंड, DES डिसेंडेंट, CENDANT। मतलब जितने भी उसके अंडर आएंगे सबको सिलेक्ट कर लेगा ये, जो भी उसके चिल्ड्रन है, जो भी आपका एलिमेंट है उसके जितने भी चिल्ड्रन है सभी चिल्ड्रन आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे डिवीजन है ना, डिव टैग है, डिव टैग में जितने भी आपके क्या है, P है, P मतलब पैराग्राफ है, सारे पैराग्राफ आपके आ जाएंगे। तो आप इस तरीके से लिखोगे तो सारे आ जाएंगे जो भी उसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपका लास्ट वाला ऑप्शन, डी ऑप्शन। एक आपका होता है एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर, उसमें क्या होता है, वो वाले एलिमेंट सेलेक्ट करता है जो बिल्कुल एडजेसेंट सिबलिंग है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के, एकदम इमीडिएट जो फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमने करा हुआ है। आगे बढ़े। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। हाउ कैन यू ऐड अ बैकग्राउंड कलर फॉर ऑल एलिमेंट्स इन CSS। बैकग्राउंड कलर ऐड करना है आपको फॉर ऑल एलिमेंट्स। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ऑल का मतलब यहाँ पर क्या है, ऑल का मतलब यहाँ पर जिन एलिमेंट्स की क्लास ऑल है, जिन एलिमेंट्स की क्लास ऑल है उन सभी एलिमेंट्स पे मुझे बैकग्राउंड कलर लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे H1 की बात हो रही है, मतलब H1 जो आपकी हेडिंग टैग है उसमें H1 में जिन जिन की क्लास ऑल है उन सब पे लगाना है, ये मतलब है इस क्वेश्चन का। तो अगर मुझे लगाना है, अगर मैं H1 लिख दूंगी सिर्फ इस तरीके से, तो ये तो गलत है, लास्ट ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, बिकॉज यहाँ पे बीजी कलर नाम की प्रॉपर्टी कोई होती ही नहीं है, ये तो गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ H1 लिखूंगी तो सिर्फ H1 पे लगेगा, समझ रहे हो, सिर्फ H1 पे लगेगा, लेकिन मुझे उन H1 पे लगाना है जिन सभी की क्लासेस ऑल है। अब मान लेते हैं हमारे पास अपने डॉक्यूमेंट में H1 5 बार है, लेकिन 5 बार H1 में सिर्फ 3 ऐसे H1 है जिनका क्लास ऑल है, तो उस केस में आप कैसे लगाओगे? तो अगर आपको किसी स्पेसिफाइड एलिमेंट को सिलेक्ट करना है जिसकी पर्टिकुलर क्लास वैल्यू आपको पता है, जैसे ऑल है हमारी क्लास वैल्यू, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए आप क्या करोगे, पहले आप लिखोगे उस एलिमेंट का नाम इस तरीके से, डॉट लगा के उसकी क्लास लिखोगे और फिर लगाओगे उस पर प्रॉपर्टी और वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, H1 डॉट ऑल बैकग्राउंड कलर, और ये आपका हेक्सा कोड हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी गलत है, इसमें पहले क्लास लिखी हुई है और फिर एलिमेंट लिखा हुआ है, ये नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इज विच सी एस एस प्रॉपर्टी इज यूज टू ऐड स्पेस इनसाइड द बॉर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट और उसके बॉर्डर के बीच में स्पेस को ऐड करना है, तो क्या करेंगे, इसके लिए आपको बताया मैंने पहले ही, इसके लिए यूज़ करते हैं पैडिंग प्रॉपर्टी का। ठीक है, मार्जिन तो बाहर हो गया बॉर्डर के, स्पेसिंग गलत वह है बिल्कुल ही, और बॉर्डर स्पेसिंग भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ डू यू सेलेक्ट अ एलिमेंट विद अ आईडी हेडर इन CSS। जिस पर्टिकुलर एलिमेंट की आईडी हेडर है उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे किसका, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे अपने सिलेक्टर का। तो सिलेक्टर यूज़ होगा आपका हैश, हैश लिख के उस आईडी का नाम लिखोगे और फिर आप उसे सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, जैसे मान लो किसी किसी भी पैराग्राफ की आईडी हेडर है, किसी पैराग्राफ की आईडी क्या है, हेडर है, तो उस पर अगर मुझे लगानी है CSS तो मैं हैश लिखूँगी, फिर उस आईडी का नाम क्या है आपको दिया हुआ, हेडर, फिर मैं यहाँ पे लगा दूँगी इस पर CSS, जैसे मान लो टेक्स्ट को अलाइन कर दो सेंटर और कलर कर दो ग्रीन, तो ये उस वाले एलिमेंट पे लग जाएगी जिसकी आईडी हेडर है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट इज, अच्छा ये क्वेश्चन कहाँ से आया था, ये आया था बिहार एस्टेट कंप्यूटर साइंस 2024 से। नेक्स्ट इज विच CSS डिक्लेरेशन ओवरराइड्स ऑल अदर स्टाइलिंग रूल्स इवन इनलाइन स्टाइल। तो आपको पता है हम CSS 3 तरीके से लगाते हैं, इनलाइन CSS जिसे हम बोलते हैं क्या, सबसे ज़्यादा आपको मतलब अगर देखना है, अगर सबसे आसान तरीका है लगाने का CSS तो वो यही होता है। एक होता है इंटरनल CSS, इंटरनल CSS को हम बोलते हैं एम्बेडेड CSS। ठीक है, और एक आपका होता है एक्सटर्नल CSS। ठीक है, तो अगर ये बोल रहा है, अब इनलाइन स्टाइल को भी अगर आपको क्या करना है, ओवरराइड करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे यहाँ पे, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ओवरराइड का, इम्पॉर्टेंट का, फोर्स या ग्लोबल का। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इम्पॉर्टेंट का। अगर आपने कहीं पे इम्पॉर्टेंट लिख दिया तो वो वाला स्टाइल सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी का बन जाएगा। एग्जाम्पल मान लो मैंने यहाँ पर कराया एक P टैग, ठीक है, P टैग है ये, अब मैंने इसके ऊपर क्या करा है, मैंने इसके ऊपर लगा दिया बैकग्राउंड कलर। एक सेकंड रुकिएगा, बैकग्राउंड कलर मैंने लगा दिया इसके ऊपर क्या, येलो। ठीक है, और यहाँ ये से बंद कर रहे हैं हम। अब एक और मैंने P टैग यूज़ किया, जस्ट अ मिनट। ठीक है, एक और मैंने P टैग है हमारे पास जिसकी आईडी क्या है, जिसकी आईडी है माई आईडी, मान लेते हैं माई आईडी उसकी आईडी है उस पैराग्राफ की, उस पर भी मैंने बैकग्राउंड कलर लगाया है। हाइफन कलर, और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि उसका बैकग्राउंड कलर कर दो आप ब्लू, क्या कर दो
अच्छा यहाँ पे सेमी कॉलन मिस हो गया, सेमी कॉलन अभी लगाती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब ये दो मेरे पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ तो ये वाला है, एक पैराग्राफ मेरा ये है, और एक पैराग्राफ ये है जिसकी आईडी माई आईडी है, ठीक है। इस पर मैंने बोला है बैकग्राउंड कलर येलो लगाओ, और इस पर मैंने बोला है बैकग्राउंड कलर क्या लगाओ, आपका ब्लू लगाओ। अब क्या होगा, अब क्या होगा देखो, अगर मैं यहाँ पे एक और डिक्लेरेशन दे दूँ विच इज़ एक्सक्लेमेटरी मार्क इम्पॉर्टेंट, और फिर लगाऊँ सेमी कॉलन, तो इसको लिखने से क्या हो जाएगा कि मेरे जितने भी पी टैग हैं उन सब का बैकग्राउंड कलर येलो ही होगा, क्योंकि इसने सभी स्टाइलिंग को ओवरराइड कर दिया। अब यहाँ पे ब्लू नहीं होगा, इस वाले पैराग्राफ का कलर जिसकी आईडी माई आईडी है, इसका कलर भी क्या हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट, क्योंकि है तो ये पैराग्राफ ही, तो सारे पैराग्राफ पे ये लगेगा सबसे पहले, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है, तो बैकग्राउंड कलर येलो ही मिलेगा आपको, ठीक है। समझ में आ गया। तो दोनों पैराग्राफ, एक नॉर्मल पैराग्राफ है विदाउट एनी आईडी और एक विद आईडी है, दोनों पे येलो ही आएगा, क्योंकि दोनों पैराग्राफ हैं और इम्पॉर्टेंट लिखने से क्या हो गया, उसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट हो गई, और सभी बाकी स्टाइलिंग ओवरराइड कर दी उसने, सबको हटा के वो आगे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ही आएगा, सही है, समझ में आया। नेक्स्ट इज हाउ डू यू चेंज द लिस्ट आइटम्स मार्कर टाइप टू अ स्क्वायर इन CSS। हमने लिस्ट पढ़ी है CSS के अंदर, अगर मुझे किसी लिस्ट के अंदर क्या करना है, उसका जो मार्कर टाइप है, ठीक है, उसको चेंज करना है, जैसे ऑर्डर्ड लिस्ट है या अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसका जो शेप है, जो कंट्रोल शेप को मुझे कंट्रोल करना है, उस मार्कर के शेप को कंट्रोल करना है, तो आप किस प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे, और स्क्वायर करनी है उसकी शेप, तो लिस्ट टाइप का यूज़ करोगे, लिस्ट टाइप नो, गलत है बिल्कुल। मार्कर स्टाइल का यूज़ करोगे, नो। बुलेट इस तरीके से करोगे, नो। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, लिस्ट हाइफन स्टाइल हाइफन टाइप लिखोगे, और इसके अंदर आप वैल्यू लिखोगे जैसी आपको मार्कर देना है, स्क्वायर देना है, डिस्क बाय डिफ़ॉल्ट होता है, सर्कल देना है, ठीक है, डेसिमल मतलब नंबर्स देने हैं, लोअर अल्फ़ा है, ठीक है, इसके अलावा लोअर रोमन है, बहुत सारे होते हैं ना, वो सब आप इसमें वैल्यूज़ दोगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पे, किसी भी लिस्ट के मार्कर के शेप को अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए ये, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो कि आया हुआ है NVS PGT कंप्यूटर साइंस 2019 के एग्ज़ाम में। इसके बाद हमारे सारे क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं आज की क्लास में। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सारे बहुत अच्छे PYQs डिस्कस कर रहे हैं हमने, और आपने देखा मोस्टली जो क्वेश्चन आया हुआ है ना, वो आपका कहाँ से आया हुआ है, वो आपका प्रॉपर्टीज़ से आया हुआ है। तो मैंने पहले ही बताया था कि CSS के अंदर प्रॉपर्टीज़ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, जो कोई डाउट आया हो वो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जावा स्क्रिप्ट पर बेस्ड PYQs को। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।